हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है अभी, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा। क्या आपको फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहिए, या फिर डिजिटल गोल्ड खरीदना चाहिए, या फिर गोल्ड ईटीएफ लेना चाहिए। तो इन तीनों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहिए। देखिए, ये तो हम सबको पता है कि पिछले एक साल में गोल्ड और सिल्वर दोनों ने ही बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। गोल्ड ने लगभग 70 से 100% के बीच में दिया है, सिल्वर ने लगभग 200 से 300% के बीच में दिया है। और मैंने अपने पहले वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया था कि कभी भी आपको गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करना हो तो आप हमेशा गोल्ड बाई सिल्वर का रेशियो देखते हैं, मतलब प्राइस ऑफ गोल्ड बाई प्राइस ऑफ सिल्वर, जो कि 60 to 70 के बीच में रहना चाहिए। अगर उससे कम रहता है तो जनरली हम लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, उससे ज़्यादा रहता है तो हम लोग सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी जो प्राइस रेशियो है वो 50 to 60 के बीच चल रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी हम गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो फ़ायदेमंद रहेंगे। तो अगर किसी को भी इन्वेस्ट करना है गोल्ड में प्योर इन्वेस्टमेंट पर्पस से, तो उसको किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या उसको फिजिकल गोल्ड जैसे कि ज्वेलरी या फिर गोल्ड कॉइन्स खरीदना चाहिए, या फिर डिजिटल गोल्ड खरीदना चाहिए जैसे कि पेटीएम वगैरह या फ़ोन पे वगैरह में हमें मिल जाता है, या फिर हमें गोल्ड ईटीएफ में खरीदना चाहिए जो कि हमें ब्रोकर्स के थ्रू डीमैट अकाउंट मिलेगा। तो आइए हम लोग इसके डिफरेंस को समझते हैं। देखिए, अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, लेट से हम लोग कॉस्ट को 100 रुपीज़ मान लेते हैं कि हम लोग 100 रुपीज़ का गोल्ड खरीद रहे हैं, तो उस पर हम लोग को क्या क्या चार्जेस लगेगा। और जब हम लोग उसको सेल करेंगे, जैसे हमने खरीदा और इमीडिएटली हम सेल करेंगे, तो हमें कितना का डिफरेंस मिलेगा उस समय इमीडिएटली। जैसे ये तो एज पर रूल तो ये होना चाहिए कि जैसे अभी हमने 100 रुपये का गोल्ड खरीदा और कल को हम जा रहे हैं बेचने, सेम प्राइस है तो हमें 100 रुपया मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, ये ट्रूथ नहीं होता है। अगर आप 100 रुपये का गोल्ड खरीद रहे तो उसमें बहुत सारे चार्जेस भी लगते हैं, और जब आप बाय सेल करने जाते हो तो आपको कुछ डिफरेंस प्राइस मिलता है। आपको एग्जैक्ट वो प्राइस नहीं मिलता है जो आपको बाइंग प्राइस मिलता है। तो वो सब हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको किस में इन्वेस्ट करना बेटर रहे। तो लेट्स से अगर आप 100 रुपीज़ का फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हैं, तो आपको उसमें सबसे पहले तो 3% जीएसटी देना पड़ेगा। तो आपको प्राइस हो जाएगा 103 रुपये। मेकिंग चार्ज उसमें अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो 5 से 25% लगता है। लेट्स से हम लोग 10% मान के चलते हैं एवरेज, तो 100 में 10 रुपये और, मतलब आपका 103 प्लस 10 113 रुपये हो गया। ठीक है, ये हो गया हम लोग का कॉस्ट प्राइस। अब लेट्स से अगर हम लोग इसको सेल करने जाते हैं, तो सेल में मैंने आपको बोला कि डिफरेंस होता है कॉस्ट प्राइस से, तो उसको हम लोग स्प्रेड बोलते हैं, जो कि जो डिफरेंस होता है वो जनरली 3 से 6% के बीच होता है। लेट्स से हम लोग 5% एवरेज पकड़ लेते हैं, और आप सेल करने गए हैं तो 100 रुपीज़ का गोल्ड था, अब आपको उसका 95 ही रुपीज़ मिलेगा। तो टोटल अपना कॉस्ट प्राइस पड़ा था 113 रुपये, और अपना सेल प्राइस हो रहा है 95 रुपये। तो अपना डिफरेंस कितना हो गया, 113 माइनस 95, तो 18%। मैं आपको लमसम बता रहा हूँ, आप एग्जैक्टली परसेंटेज में मत चल जाना, वो पॉइंट्स में आ जाएगा कि 112.9 आ रहा है या 94.8 आ रहा है। मैं आपको एक लमसम बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप कोई ज्वेलरी खरीदते हैं आज के दिन में और कल आप इमीडिएटली उसे सेल करने जाते हैं, तो आपको 18% का लॉस है। मतलब कि अगर आप आज कोई ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो उसका प्राइस 18% से बढ़ेगा, तब आप उसको सेल करेंगे तो आपका ब्रेक इवन होगा। उसका प्राइस 20% बढ़ेगा, तब आपको 2% का फायदा होगा। लेट्स से अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं, जैसे कि फ़ोन पे में या गूगल पे में हम लोग खरीद सकते हैं। लेकिन डिजिटल गोल्ड का एक नुकसान भी है कि ये रेगुलेटेड नहीं है। सेबी ने वार्निंग दिया था कि आप जो फ़ोन पे या गूगल पे में जो डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं जैसे पेटीएम वगैरह में, तो वो रेगुलेटेड नहीं है। लेकिन फिर भी काफ़ी लोग जो है डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं, या फिर डिजिटल गोल्ड की तरह ही हो गया गोल्ड कॉइन्स, क्योंकि उसमें भी मेकिंग चार्जेस ना के बराबर लगता है। लेट्स से आप डिजिटल गोल्ड या गोल्ड कॉइन खरीद रहे हैं, तो आपको क्या होगा। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस लेट से 100 ही है, 3% आपको इसमें भी जीएसटी लगेगा, आपका हो गया 103 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस। मेकिंग चार्जेस इसमें 0 हो गया, तो टोटल कॉस्ट प्राइस आपका 103 रुपये ही हो गया। ठीक है, अब आपका सेलिंग प्राइस उसमें भी स्प्रेड होता है। जैसे यार आप पेटीएम में भी अगर गोल्ड खरीदोगे तो आप देखोगे कि जब आप उसमें सेल करने जा रहे हैं तो आपको उसमें कुछ स्प्रेड मिल रहा है 4 से 5% का, तो उसमें भी लेट से हम लोग अगर 5% का स्प्रेड मानते हैं तो 95। तो टोटल अपना कितना हो गया, 103 माइनस 95, जो कि 8% का डिफरेंस है। मतलब आप पेटीएम में डिजिटल गोल्ड भी खरीदते हो
तो अगर गोल्ड का प्राइस 8% से बढ़ता है तब आपका ब्रेक इवन होगा। लेट से आपने आज डिजिटल गोल्ड खरीदा, कल को गोल्ड का प्राइस 20% बढ़ गया, आप तो खुश हो जाओगे कि अरे मेरा तो 20% का फायदा हो गया। लेकिन नहीं, आपको 20% का फायदा नहीं होगा, आपको 12% का ही फायदा होगा, क्योंकि 8% तो आपका तुरंत इमीडिएट लॉस हो जा रहा है खरीदते ही। लेकिन अगर आप लेट से गोल्ड ETF खरीदते हो, तो आपने 100 रुपीज़ का गोल्ड ETF है, वो आपको उसमें कुछ एक्सपेंस रेशियो होता है 0.5 से 0.8%, 0.7% हम लोग पकड़ लेते हैं, प्लस कुछ ब्रोकरेज चार्ज भी होता है और GST भी होता है, ब्रोकरेज चार्जेस भी GST होता है, तो कुल मिला के 1% के आसपास वो बैठता है। तो आपका जो कॉस्ट बैठेगा वो 101 रुपये बैठ गया। अब जब आप उसको सेल करने जाओगे तो उसमें एक होता है ट्रैकिंग एरर। तो ट्रैकिंग एरर क्या होता है? ट्रैकिंग एरर बेसिकली होता है कि जैसे गोल्ड ETF है, तो गोल्ड ETF क्या होता है, आपके 100% जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, दैट 100% वो गोल्ड पे नहीं इन्वेस्ट करके कुछ 1% उसका कैश में मिलता है, क्योंकि बहुत लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, बहुत लोग गोल्ड सेल कर रहे हैं, तो कुछ एक बफर बन जाता है उनका खरीदने और बेचने के बीच में, 1 से 2% के बीच में। तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिंग एरर। क्यों? क्योंकि वो 1% उनके पास कैश रहता है या उस टाइप से कुछ, उनके अकाउंट में पूरा 100% गोल्ड नहीं रह पाता है। तो वो एक ट्रैकिंग एरर लेट से हम लोग 1% का पकड़ लेते, तो आप सेल करने जाओगे तो आपको 99 रुपये लेट से मिला, तो टोटल डिफरेंस आपका क्या हुआ? मात्र 2%। आप देख सकते हैं, अगर आप ज्वेलरी खरीदते हो तो 18%, अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हो तो 8%, लगभग 8 से 10%, और अगर आप ETF खरीद रहे हो तो 1.5 से 2% के बीच में ही आपको होता है। मतलब अगर आप ETF खरीद रहे हो, कल को गोल्ड का प्राइस अगर 10% या 20% बढ़ता है, तो आपको लगभग 10 की जगह लेट से 8% या 20% की जगह लेट से 18% तक फायदा हो सकता है। लेकिन सेम इज नॉट द केस विद डिजिटल गोल्ड और व्हेन यू बाय द ज्वेलरी। तो इससे तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे बेनिफिट हमें गोल्ड ETF खरीदने में ही होता है। अभी गोल्ड ETF में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? बहुत सारे लोग डिजिटल गोल्ड क्यों ले रहे हैं या फिजिकल गोल्ड क्यों खरीदते हैं? तो देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जब आपको गोल्ड ETF लेना है तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो बहुत लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं होता है, या वो झंझट नहीं पालना चाहते कि कौन डीमैट अकाउंट खुलवाए, तो इसलिए वो पेटीएम या गूगल पे से डिजिटल गोल्ड खरीद लेते हैं। और फिजिकल गोल्ड का तो क्या इमोशनल वैल्यू, जैसे कोई शादी वगैरह होता है या घर पे लोग गोल्ड कॉइन्स को भी शुभ मानते हैं, तो उस पर्पज से लोग गोल्ड को खरीदते हैं। मतलब वो इन्वेस्टमेंट भी है प्लस आपका इमोशनल वैल्यू भी। इट इज़ नॉट अ लोन एंड सोल इन्वेस्टमेंट, इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विथ योर इमोशनल वैल्यू। तो इसीलिए लोग फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं। और पहले के ज़माना में आप देखेंगे लोग बहुत ज़्यादा ज़मीन या फिजिकल गोल्ड खरीदते थे, क्योंकि उस ज़माना में उतना ज़्यादा शेयर मार्केट में, जैसे अभी डिजिटलाइजेशन हो गया, हर चीज़ आप मोबाइल में खरीद कर सकते हैं। तो पहले इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था, या इतना मतलब एक्सेस नहीं था लोगों के पास कि लोग इतना आसानी से डिजिटल गोल्ड या फिर गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर पाए। तो इसलिए भी पहले का ज़माना में लोग फिजिकल गोल्ड खरीद के अपने घर में सेफ मतलब रख देते थे कि जब भी इसका मतलब फ्यूचर में अगर कभी भी ज़रूरत पड़ता है तो हम इसे यूज़ कर लेंगे। अब हम आपकी और डिसएडवांटेज बताते हैं फिजिकल गोल्ड खरीदने का। फिजिकल गोल्ड आप खरीदेंगे तो आपको सबसे पहले तो बैंक लॉकर में रखना पड़ेगा, तो बैंक लॉकर का भी आपको चार्जेस देना पड़ेगा। ठीक है, घर में आप रख नहीं सकते, आपको हमेशा डर रहेगा कि पता नहीं इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल एसेट होता है और बहुत छोटा अमाउंट में होता है, तो कहीं खो गया आपसे या मिसप्लेस हो गया तो वो भी एक डर रहता है। तो वो एक होता है। डिजिटल गोल्ड में आपका वैसा कोई इशू नहीं है भाई रखने का, कुछ लॉकर वॉकर नहीं चाहिए। और गोल्ड ETF में तो ऑब्वियसली नहीं चाहिए, क्योंकि ये शेयर्स के फॉर्म में होता है, ये ट्रेड होता है। मतलब ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब ये एक तरीका से ट्रेड होता है, इसीलिए इसमें GST भी नहीं लगता है। मतलब मैं सेल कर रहा हूँ तो कोई बाय कर रहा है, कोई बाय कर रहा है तो मैं सेल कर रहा हूँ, इस टाइप का होता है। मतलब शेयर्स की तरह ये ट्रेड होता है। और डिजिटल गोल्ड क्या होता है, जैसे आपने खरीदा तो उसके एवज में पेटीएम उतना ही अमाउंट ऑफ गोल्ड खरीद के उसको वॉल्ट में रखता है। लेट 100 रुपये का आपने डिजिटल गोल्ड खरीद लिया, तो 100 रुपये का ही 99.9% प्योर गोल्ड जो है पेटीएम आपके बिहाफ पे खरीद के वॉल्ट पे रख देगा। लेकिन गोल्ड ETF में क्या होता है, जैसे आपने 100 रुपये का गोल्ड खरीदा तो स्टार्टिंग में तो वो भी आपका जो है इट इज़ बैक्ड बाय रियल गोल्ड एंड दैट टू 99.5% प्योर। बट वो वन टाइम होता है कि एक बार जैसे 100 लोगों ने खरीदा तो एक बार 100 लोगों का जो गोल्ड है वो उतना गोल्ड आपके बिहाफ पे जो आपका जिस भी ब्रोकर से आपने खरीदा है, जैसे आपने लेट से निपॉन का खरीदा है या फिर HDFC का खरीदा है या फिर SBI का खरीदा है, जिस भी कंपनी खरीदा है वो आपके बिहाफ पे एक बार तो खरीद ही रख देगा। लेकिन उसके बाद तो 100 लोगों ने खरीद लिया, उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद लेट से फिर 100 लोग आए, तो 100 लोगों ने बेचा
जो खरीदा उस लोगों ने बेचा, तो फिर किसी ने खरीदा, फिर किसी ने बेचा, तो फिर वो ट्रेड होने लगता है शेयर्स की तरह। तो फिर बार बार उसे खरीदना या बेचना नहीं पड़ता है उस कंपनी को, मतलब जो भी कंपनी है। और अगर आपको ETF लेना है तो सबसे बेस्ट ETF जो है निपॉन गोल्ड बीज है, HDFC है गोल्ड ETF और SBI गोल्ड ETF है। ये तीनों बहुत ही जाने माने गोल्ड ETF है। इसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट भी अच्छा है, एक्सपीरियंस रेशियो भी 0.5 से 0.8% के बीच में, और ट्रैकिंग एरर भी 1% के आसपास ही मिलेगा आपको। तो जब भी आप ETF खरीदते हैं तो आपको मोस्टली ये 3 चीज़ ही देखना पड़ता है, एक ट्रैकिंग एरर, एक आपको एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.5 से 0.8, दैट इज़ ओके। ट्रैकिंग एरर भी जनरली 1 से 2% के बीच में ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। और एसेट अंडर मैनेजमेंट इसीलिए देखना है कि कल को मतलब कोई ऐसा आप कंपनी में ना इन्वेस्ट करते हो जिसमें आप इन्वेस्ट करके फंस जाओ। तो अच्छा खासा एसेट अंडर मैनेजमेंट 100 करोड़ 200 करोड़ है, तो आप उसको क्रेडिबल कंपनी मान सकते हो। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। तो इसके बेसिस पे आप खुद डिसाइड करिए कि आपको गोल्ड ETF खरीदना है या फिर डिजिटल या फिर फिजिकल। और गोल्ड ETF खरीदेंगे तो अपना एक आप ब्रोकिंग अकाउंट खुलवा लीजिए, किसी में भी, जीरोधा में, ग्रो में या कहीं पे भी। और उसके बाद फिर आप सिंपल गोल्ड टाइप करिए। गोल्ड टाइप करेंगे तो गोल्ड बीज आ जाएगा निपॉन का, या फिर HDFC गोल्ड करिए या फिर SBI गोल्ड करिए, और वहाँ से आप तुरंत गोल्ड ETF परचेज करिए। गोल्ड ETF क्या होता है, तुरंत लिक्विडेट हो जाता है क्योंकि वो शेयर की तरह होता है। खरीदना भी आसान, सेल करना भी आसान, इमीडिएटली सेल हो जाता है। डिजिटल गोल्ड भी इमीडिएटली सेल हो जाता है। फिजिकल गोल्ड में क्या है, आपको जाना पड़ेगा दुकान में, जौहरी का दुकान में, फिर उसे बोलना पड़ेगा, फिर वो मतलब उसका प्योरिटी चेक करेगा, उसके बाद फिर वो सेल होगा। तो फिजिकल गोल्ड में एक प्रॉब्लम ये भी है कि आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो आपको लेट से आपने 22 कैरेट से 24 कैरेट से खरीद रहे हैं, तो आपको हॉल मार्किंग चेक करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे ही आप प्योरिटी का उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना प्योर है। क्योंकि आपको जो डिजिटल गोल्ड मिलता है वो तो 99.9% प्योर मिलता है, जो ETF में मिलता है वो 99.5% प्योर मिलता है, और जो इसमें मिलता है फिजिकल में वो तो कैरेट्स के हिसाब से मिलता है, 22 कैरेट, 24 कैरेट या उससे कम कैरेट का भी आता है। तो उस बेसिस पे मिलता है, जिसके जो कैरेट उसी हिसाब से उसका प्राइस होता है, लेकिन उसमें हॉल मार्किंग होता है। 22 कैरेट में भी हो सकता है वो ओरिजिनल ना हो, डुप्लीकेट मिल जाए आपको, तो उसमें आपको हॉल मार्किंग देख के आपको हमेशा परचेज करना है, अगर आप फिजिकल गोल्ड भी परचेज करना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको खरीदना है तो कैसे खरीदना है, किस में बेनिफिट है, किस में क्या लॉस है। तो अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया।